स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त की बड़ी खबर सुनिए। अजमेर में आग ने तांडव बरसा कर रखा है। तेल से भरे टैंकरों में भीषण आग लग गई। 4 से 5 टैंकरों में भीषण आग की खबर है। काफी दूर से काला धुआं साफ तौर पर नजर आ रहा है, यानी जो काले धुएं का गुबार इस अग्निकांड की वजह से उठा है उसे काफी दूर तक से भी देखा जा सकता है। आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। आईओसी की पाइपलाइन से 100 मीटर की दूरी पर यह घटना हुई। आईओसी और रेलवे के अधिकारी मौके पर हैं, दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं, पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और हालात काबू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अजमेर ब्यावर हाईवे पर यह घटना सामने आई है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 4 से 5 तेल से भरे टैंकरों में भीषण आग लग गई। यह आग कैसे लगी ये फिलहाल सामने नहीं आया है, कुछ ही पलों में स्पष्ट होने की उम्मीद है। बहरहाल 4 से 5 टैंकरों में भीषण आग लग गई। तुरंत ही धुएं का काला गुबार, काले धुएं का ये गुबार आप देख सकते हैं, इन आग की लपटों को घेरे नजर आ रहा है। वो काफी दूर से भी देखा जा सकता है। सहयोगी अभिजीत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिजीत, इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए स्वप्निल, सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त यही है कि आग पर अभी भी काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन दमकल जो है वो नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि जिस आग की जो भयावहता है उसके चलते आग पर काबू अभी तक नहीं पाया जा रहा है। यहाँ पर एक चीज जानकारी निकल के सामने आई है स्वप्निल, वो ये कि तेल के टैंकर नहीं थे। कुल 4 ट्रक जो है वो हाईवे किनारे जो रेस्टोरेंट ढाबे होते हैं जहां पर कुछ देर के लिए जो चालक हैं वो रुकते हैं वाहन के साथ आराम करने के लिए, तो 4 ट्रक वहां पर खड़े होते हैं, जिसमें एक में चारा भरा हुआ था, एक ट्रक में बताया जा रहा है कि डामर भरा हुआ था, और कहीं कोई चिंगारी जो है वो चारे वाले ट्रक में आई और उसने आग पकड़ी और उसके बाद जो पास में जो डामर से भरा ट्रक था उसने उसकी चपेट में ले लिया। उसके बाद क्योंकि हाईली इन्फ्लेमेबल केमिकल है डामर, इस वक्त से आग भयंकर पहुंच गई और 4 से 5 ट्रक जो वहां खड़े हुए थे रेस्टोरेंट पर वो पूरी तरीके से आग की जद में आ गए। साथ ही साथ जो ढाबा था वहां बना हुआ था वो भी पूरी आग की चपेट में आ गया है। ढाबा संचालक मौके से जान बचाकर भागा है। फिलहाल किसी भी तरह की कैजुअलिटी की खबर निकलकर सामने नहीं आ पा रही है। मौके पर सीओ ब्यावर जो है आईपीएस मनीष चौधरी वो मौजूद है। शुरुआती स्तर पर क्या धमाके भी सुनाई दिए थे अभिजीत? देखिए, चूंकि डामर से भरा हुआ ट्रक था जिसने भी आग पकड़ ली थी और आसपास जो दूसरे वाहन थे उनमें भी फ्यूल जो है डीजल भरा हुआ था। इस कारण से कुछ धमाकों की आवाज भी वहां पर सुनाई दी है। वो धमाके क्योंकि जो विस्फोट हुए हैं फ्यूल टैंक्स में, हो सकता है उसकी आवाजें भी हों। फिलहाल आग पर काबू करने के प्रयास उच्च स्तर पर जारी हैं। दमकल की गाड़ियां लगातार आसपास के इलाकों से भी वहां मंगाई जा रही हैं। जो ब्यावर के सीओ है आईपीएस मनीष चौधरी वो वहां पर पहुंच गए, क्योंकि ये बाड़ी घाटी मसूदा तहसील के अंतर्गत घटनास्थल का इलाका है। काफी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे, तो पुलिस बल वहां पर पहुंचा है, लोगों को वहां से हटाया है, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा हो गई है। पास में ही 100 मीटर की दूरी पर ही आईओसी की पाइपलाइन है और कुछ ही दूरी पर रेलवे ट्रैक भी गुजर रहा है। तो ऐसे एहतियातन के तौर पर आईओसी के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया है, ताकि जो गैस पाइपलाइन है आईओसी की वो कहीं इसके चपेट में ना आ जाए और एक बड़ा हादसा और न हो जाए। तो वहां पर उस चीज को भी एहतियातन तौर पर मॉनिटर और ऑब्जर्व किया जा रहा है। इस बीच में सबसे बड़ी जो खबर अभी तक निकल के सामने स्वप्निल वो ये आ रही है कि फिलहाल किसी भी तरह की कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। जो ढाबा संचालक था वो आग लगने के साथ ही मौके से जान बचाकर भाग चुका था। जो 4 से 5 ट्रक अभी तक आग की चपेट में आए हैं उनके चालक और खलासी कहाँ हैं अभी ये स्पष्ट नहीं है। क्या वो वाहन में ही है या वो भी अपनी जान बचाकर भाग गए, ये फिलहाल मैं रोक रहा हूं अभिजीत। इस वक्त मेरे साथ ब्यावर के सीईओ मनीष चौधरी जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। क्या जानकारी है आपके पास इस घटना से जुड़ी हुई? घटना सुबह करीब 12 बजे की है। तो एक तेल का टैंकर खड़ा हुआ था और उसी के पास में 4 ट्रक और थे बड़े। तो टैंकर से आग चालू हुई थी और वो धीरे धीरे फैलती फैलती सारे ट्रक जो हैं जिनमें केबल था किसी में और कुछ और सामान भी था, तो ये चारों ट्रक एक साथ जलने लग गए। और ये एरिया बाड़ी घाटी एरिया है ब्यावर सदर में, जो हाईवे है वहां से करीब 3 से 4 किलोमीटर अंदर की तरफ। और अभी जो है ब्यावर नगर परिषद की अजमेर की टीम और बाकी जो लोकल रिसोर्सेज है उनका हेल्प लेके अभी फिलहाल कंट्रोल कर लिया गया है। ये आग लगी कैसे, इसकी जानकारी मिल पा रही है? ये अभी जो प्राथमिक जांच में जो दिख रहा है वो ये कि यहाँ पे जो टैंकर था इसमें ऑयल का, इसमें से या तो कोई चोरी कर रहे थे या फिर ऑयल का ट्रांसफर कर रहे थे किसी दूसरी गाड़ी में। अच्छा। तो वहां से वो स्पार्क पहला चालू हुआ।
अच्छा, क्या लगता है आपको कितनी देर में इस पर काबू पाया जा सकता है? क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, 100 मीटर की दूरी पर जो आईओसी की पाइपलाइन है, वहां से कोई खतरा, दूसरा खतरा ना बन जाए, ये घटना और बड़ी ना हो जाए, इसके लिए। जी जी, यहाँ पे हमारे साथ आईओसी के अधिकारी भी मौजूद हैं, उनके इंजीनियर वगैरह हैं, और वो कंटिन्यू अपने प्रेशर और टेम्परेचर वगैरह मॉनिटर कर रहे हैं लाइंस के। बट अभी ऐसी कुछ आगे डेंजर है नहीं, बिकॉज अभी अंडर कंट्रोल हो गया है अभी। इसका मतलब है कि जितना विकरालतम रूप हो सकता था वो अब गुजर चुका है, अब आप काबू पाने के स्टेजेस पर आ चुके हैं। जी, अगले हाफ एन आवर के अंदर ये पूरी तरीके से जो है कंट्रोल कर ली जाएगी। चलिए ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिजीत, आप मेरे साथ बने हुए हैं? अभिजीत जी स्वप्निल, मैं आपको सुन रहा हूँ। जी अभिजीत, ये एक एंगल बताया जा रहा है, प्रारंभिक जो नजर प्रशासन को लग रहा है वो ये कि वहां पर दरअसल गाड़ी से तेल चुराया जा रहा था या डीजल चुराया जा रहा था, उसमें कोई हुई किसी गड़बड़ी की वजह से आग लगी हो सकती है। वैसे ये असंभव इसलिए भी नहीं है क्योंकि इस रूट पर ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो सीओ मनीष चौधरी ने बताया है, बहुत संभावना इसकी भी हो सकती है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी इस थाना इलाकों में कई मर्तबा सामने आई है। पुलिस ने ऐसे कई गिरोहों का भी खुलासा किया है, क्योंकि जो घटनाक्रम है, जो ब्यावर सदर का इलाका आ रहा है बाड़ी घाटी का, उससे कुछ ही किलोमीटर पहले आईओसी का डिपो भी है, एचपीसीएल का डिपो भी है। वहां से बड़ी संख्या में जो टैंकर्स हैं वो फ्यूल लोड करके अपने गंतव्यों की ओर जाते हैं। उसमें से कुछ शरारती ट्रक ड्राइवर्स जो होते हैं वो रास्ते में जो माफियाओं के साथ मिलकर इस तरह के ढाबा, जो रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, उनकी आड़ में जो है वो डीजल चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं, एक ट्रक से दूसरी जगह जो है सप्लाई कर देते हैं। तो बहुत संभावना है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा कि जिस तरह की आग लगी है स्वप्निल, ये छोटी स्पार्किंग से इतनी बड़ी आग नहीं लग सकती। बहुत बड़ा लैप्स जो हुआ है, वो लापरवाही यहाँ पर बरती गई है, और लापरवाही जो है कहीं ना कहीं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के दौरान ही हुआ है। चलिए शुक्रिया अभिजीत, आप नजर बनाए रखें। और चलिए बढ़ते हैं आगे। बात आफ्ताब के सच से सामना की। आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट खत्म हो चुका है। तिहाड़ में आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट हुआ। तिहाड़ में एफएसएल की टीम ने यह टेस्ट किया। 4 साइकोलॉजिस्ट समेत 5 अधिकारी मौजूद रहे। सवाल जवाब का मिलान किया गया। कल आफ्ताब का नार्को टेस्ट हुआ था और रूटीन प्रोसीजर है। नार्को टेस्ट के बाद पोस्ट नार्को टेस्ट होता है और देखा जाता है कि जो सवाल जवाब किए गए थे कहीं वो बदल तो नहीं रहे, कहीं उससे भटकने की कोशिश तो नहीं है। अगर शब्द बदले हैं अपने जवाब में तो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल पहले किया गया नार्को टेस्ट के दौरान और अब किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, या बात को ही पलट रहा है। इसी कंफर्मेशन के लिए पोस्ट नार्को टेस्ट होता है। आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट भी खत्म हो चुका है। तिहाड़ में आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट हुआ। एफएसएल की टीम ने इस टेस्ट को कंडक्ट किया। इस पोस्ट नार्को टेस्ट के दौरान 4 साइकोलॉजिस्ट वहां पर मौजूद थे। आफ्ताब के मनोभावों को देखने के लिए सवाल जवाब में वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, जो कि मिलान था। देखिए, कल जो सवाल जवाब हुए, आज उनका मिलान हुआ। इसका मतलब है क्या वो शब्द बदल रहा है, क्या वो वाक्य बदल रहा है, क्या वो चीजों को बदल रहा है। ये तमाम चीजें 4 साइकोलॉजिस्ट ने नोट की। 5 अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी शंकर आनंद से। शंकर, क्या जानकारी है? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि कल जिस तरह से नार्को टेस्ट हुआ था, उसी नार्को टेस्ट के दौरान में बहुत सारे जो सवालों का जो जवाब दिया गया, तो वो क्या जवाब था, किस तरह का जवाब था, उसका कोई मतलब है या नहीं है। तो इन चीजों को एक और पोस्ट नार्को टेस्ट होता है। पोस्ट नार्को टेस्ट में क्या होता है, उसी दोहराया जाता है। तो उसके बाद आज फिर पूछताछ की गई, तो एक तरह से मिलान होता है। तो एक कानूनी तौर पर भी उसको कोर्ट में पेश किया जाता है और बताया जाता है कि जब नार्को टेस्ट हो रहा था या जब वो होश में नहीं होता है, उस वक्त का ये जवाब था। वो होश जब रहा और होश के समय में भी देखिए ये जवाब दिया जा रहा है, तो उस जवाब की जो सटीकता है वो ज्यादा विश्वसनीय मानी जाती है। तो इसलिए ये पोस्ट नार्को टेस्ट इसका नाम दिया जाता है इसको। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हालांकि चाहे नार्को टेस्ट की बात कर लें या इससे पहले जो टेस्ट हुआ है उसकी बात कर लें, तो उस टेस्ट का कानूनी मान्यता इसलिए नहीं दिया जाता है कि होश में नहीं होता है और उस दौरान में उसकी जो आप ट्रीटमेंट करते हैं या उसकी जांच पड़ताल करते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आफ्ताब से जुड़े हुए हर एक पहलू
को छूना चाहती है दिल्ली पुलिस, और उन तमाम पहलुओं की जो तफ्तीश के बाद उसकी रिपोर्ट को फिर बाद में कोर्ट को सौंपा जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि श्रद्धा हत्याकांड मामले में आफताब से जुड़े हुए हर एक इन्वेस्टिगेशन को बेहतर तरीके से अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है उन तमाम सबूतों की तह तक पहुंचना जो आफताब अब तक नहीं बता पाया है, या जो बहुत सारी ऐसी सच्चाइयां हैं जो छुपा रहा है। तो इस तमाम मामलों की आगे इस मामले पे पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल। और अगर अब हम देखिए नार्को टेस्ट को लेकर तो कुछ बातें सामने आ चुकी हैं और हो सकता है शाम होते होते ये भी पता चलेगा कि पोस्ट नार्को टेस्ट में क्या कुछ हुआ जब आफताब का सच से सामना करवाया गया। लेकिन अब आपसे सवाल शंकर मेरा बेहद सिंपल है कि क्या कोई हिंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तो उसने प्रैक्टिस की थी कि मैं कैसे डॉज करूंगा, पर हमें नहीं लगता कि नार्को टेस्ट के लिए उसकी किसी भी तरह की कोई प्रिपरेशन काम आ सकती है। देखिए, जब नार्को टेस्ट की बात कर लें या पॉलीग्राफी टेस्ट की बात कर लें, या इससे पहले जब पुलिस के सामने दिया गया एक बालिया बयान है वो उसकी बात कर लें, आफताब शुरू से मान चुका है कि श्रद्धा का उसने हत्या किया है। लेकिन हत्या करना, एक हत्या जो करने से संबंधित जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट की तह तक जाना वो बेहद जरूरी है, और उससे जुड़े हुए तमाम सबूतों को इकट्ठा करना, तमाम बयानों को इसमें दर्ज करना वो बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर कोर्ट में इन तमाम मामलों पर सुनवाई होगी। तो कोर्ट में जाए और कोर्ट के सामने अचानक आफताब पलट ना जाए अपने बयानों से, इसके लिए उन तमाम सबूतों को इकट्ठा करना बेहद जरूरी है, जो अभी भी दिल्ली पुलिस के लिए बहुत चुनौती बनी हुई है। अभी भी बहुत ऐसे सबूत हैं जो अभी तक ईडी के हाथ, इस मामले में दिल्ली पुलिस के हाथ में नहीं लगे हैं। ठीक है, चलिए, शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। पॉलीग्राफ टेस्ट में कबूला, हाँ मैंने श्रद्धा को मार डाला। नार्को टेस्ट में भी माना, हाँ मैंने श्रद्धा का कत्ल किया। अब खूनी भेड़िए का होगा पूरा पूरा हिसाब। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आफताब की आफत शुरू। जी हाँ, शातिर आफताब ये तो कबूल कर रहा है कि उसने ही श्रद्धा का कत्ल किया है। कह रहा है गुस्से में हत्याकांड को अंजाम दिया है। चाहे पॉलीग्राफ टेस्ट हो या फिर नार्को, एक ही बात दोहरा रहा है। लेकिन इससे पुलिस को कुछ खास हाथ नहीं लगा है। शातिर आफताब ने नार्को टेस्ट में कुछ भी नया नहीं बताया है। वो अब तक पुलिस को जो कुछ बोलता रहा है वही उसने नार्को टेस्ट में भी कहा। मतलब साफ है, अब पुलिस को केस सुलझाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आफताब ने तो उनको कोई नया सुराग नहीं दिया है। अब नार्को टेस्ट के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि कानून की चौखट से श्रद्धा को इंसाफ कब मिलेगा। यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि नार्को से मिली जानकारी के आधार पर सबूत पुलिस कितने अच्छे से अदालत के सामने रख पाती है। नार्को टेस्ट में क्या बोला आफताब? आफताब ने नार्को टेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं बताया जिससे श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। दावा है उसने हत्या की बात कबूली है। लेकिन जब आफताब से पूछा गया कि श्रद्धा का फोन कहाँ है, तो आफताब ने जवाब दिया कि श्रद्धा का फोन उसने कहीं फेंक दिया था। आफताब ने यह कबूल किया कि उसने गुस्से में आकर श्रद्धा की हत्या की थी। वहीं पुलिस अब तक इसमें साजिश वाला एंगल तलाश रही है। नार्को टेस्ट में आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए आरी के इस्तेमाल की बात कबूल की है। आफताब से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या कोई और भी इस हत्याकांड में शामिल है, तो उसने कहा कि इस हत्याकांड को उसने अकेले ही अंजाम दिया है। आफताब ने नार्को टेस्ट में श्रद्धा के शव के टुकड़ों को जंगल में ठिकाने लगाने की बात भी कबूल की है।
जब आफताब से पूछा गया कि श्रद्धा की लाश के सिर वाले हिस्से को कहां फेंका, तो उसने कहा कि वो इस बारे में पुलिस को पहले ही बता चुका है। पुलिस के सामने भले ही आफताब अपने गुनाह कबूल कर रहा है, लेकिन इतना काफी नहीं है। पुलिस के पास अब तक कोई ठोस सबूत नहीं है। दरअसल नार्को टेस्ट की बात अदालत में सीधे नहीं मान ली जाती। आफताब ने जो बोला है वो बस एक कड़ी है, जिससे पुलिस को अब सबूतों के साथ कनेक्ट करना है। मसलन श्रद्धा की हत्या का मकसद क्या, श्रद्धा के शव के बाकी हिस्सों को कहां फेंका, श्रद्धा का मोबाइल फोन कहां है। पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही है, क्योंकि आफताब को सजा दिलाने के लिए इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। अब भी पुलिस के पास हत्याकांड से जुड़े सबूत नहीं हैं। आफताब की गिरफ्तारी से लेकर अब तक पुलिस ने जंगल से 13 हड्डियां बरामद की, फ्लैट से खून के धब्बे मिले, गुरुग्राम से शव के हिस्से मिले, आफताब और श्रद्धा के कुछ कपड़े मिले, फ्लैट से 5 चाकू बरामद। लेकिन इनमें से कोई भी ठोस सबूत नहीं है जो आफताब को मुजरिम ठहरा सके। इसमें से ज्यादातर मिले सबूतों की जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है, जैसे जंगल से मिली हड्डियां, कपड़े, खून के निशान के साथ साथ फ्लैट से मिले चाकू वगैरह, जिसकी रिपोर्ट आने में अभी 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और एक बड़ी खबर सुन लीजिए, कोटा से एक खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा पहुंच चुके हैं। यहां भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का वो जायजा लेंगे। एयरपोर्ट पर मंत्री शांति धारीवाल ने उनका स्वागत किया। रामलाल जाट, प्रसादी लाल मीणा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। ये तस्वीरें उस वक्त की जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा पहुंचे। मंत्री शांति धारीवाल ने उनका स्वागत किया। रामलाल जाट, प्रसादी लाल मीणा भी इस दौरान मौजूद रहे। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का सीएम गहलोत जायजा लेंगे। और जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। उरी में भारी संख्या में हथियार मिले हैं, बरामद किए गए। आतंकी ठिकाने से इन हथियारों को जब्त किया गया। देखिए, जो हथियार मिले हैं उनमें 2 AK-47 राइफल है, 2 पिस्तौल है जो जिन्हें बरामद किया गया है। 11 पैकेट ड्रग्स भी बरामद हुई है। सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, उरी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ। तो बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, नाकाम कर दी गई है। भारी संख्या में हथियार बरामद किए गए। तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान आतंकी ठिकाने से हथियार मिले। इनमें 2 AK-47 थी, 2 पिस्तौल और साथ ही 11 पैकेट ड्रग्स भी बरामद किए गए। सेना और पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई रही। उरी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया इस संबंध में। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। मुख्य आरोपियों में शामिल गोल्डी बराड़ के अमेरिका में पकड़े जाने की खबर है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आरोपी गोल्डी को कैलिफोर्निया शहर में डिटेन किया गया है। इंटरनेशनल सोर्स से भारत की खुफिया एजेंसियों को अहम जानकारी मिली। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गोल्डी के पकड़े जाने को लेकर कहा कि गोल्डी बराड़ को अमेरिका में डिटेन किया गया है। यह कंफर्म न्यूज है। हेड ऑफ द स्टेट के तौर पर मैं कह रहा हूं कि बहुत जल्द गैंगस्टर कल्चर खत्म होगा। आज सुबह की न्यूज है, जो कि कंफर्म न्यूज है, मैं बीइंग ए हेड ऑफ स्टेट ये बता रहा हूं कि जो कनाडा में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बैठा था, जो सब गैर सामाजिक कार्रवाइयां करवा रहा था, पैसे भेज रहा था या कुछ भी, गोल्डी बराड़, उसको अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। हम पंजाब की सोशल बॉन्डिंग को टूटने नहीं देंगे। पंजाब की सोशल बॉन्डिंग इतनी मजबूत है, इसको तोड़ने की बहुत बार कोशिश की गई है दुश्मनों द्वारा, नहीं टूटेगी। अभिनेत्री नोरा फतेही से ईडी की पूछताछ से जुड़ी खबर है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ हुई। पूछताछ के लिए नोरा फतेही ईडी दफ्तर पहुंची है। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा यह मामला है, 200 करोड़ की ठगी का मामला, जिसमें पूछताछ के लिए अभिनेत्री नोरा फतेही को ईडी ने तलब किया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनसे पूछताछ की जा रही है। अभिनेत्री नोरा फतेही ईडी के दफ्तर पहुंची हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। ईडी की टीम, ईडी के अधिकारी
उनसे पूछताछ कर रहे हैं। सिंगर जुबिन नौटियाल का एक्सीडेंट हुआ है। उन्हें सिर पर चोट आई है, साथ ही कोहनी भी टूटी है। उन्हें हाल ही में मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक इमारत की सीढ़ी से गिरने के बाद जुबिन की कोहनी टूट गई, उनकी पसलियां टूटी हैं, उनके सिर में भी चोट आई है। अलवर जिले के बानसूर के भरे बाजार में एक दर्जन से अधिक युवकों ने जमकर उत्पात मचाया, मारपीट की। 2 युवक घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट के दौरान स्थानीय दुकानदारों में हड़कंप मचा। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है मामूली कहासुनी में दोनों पक्षों के युवाओं ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। 15 मिनट तक मारपीट करते रहे। पुलिस जांच में जुटी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यूक्रेन से बड़ा युद्ध होने वाला है। यह महायुद्ध 2 सुपर पावर्स के बीच हो सकता है, जिसको लेकर चीन की सेना सजने लगी है और परमाणु बम बनने लगे हैं। यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध होने लगा है। वो महायुद्ध दुनिया के 2 सुपर पावर के बीच होने वाला है। इसके लिए चीन की सेना सजने लगी है। और परमाणु बम बनने लगे। अमेरिका तक जाने वाली मिसाइलें तनने लगी हैं। अमेरिका में भी रणनीति बनना शुरू हो गई। अगर चीन और अमेरिका में ऐसा युद्ध शुरू हो जाएगा, फिर सोचिए मंजर क्या होगा। वो युद्ध ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। उसके आगे यूक्रेन युद्ध के विनाश की तस्वीरें कहीं नहीं ठहरेंगी, क्योंकि उस युद्ध में एक तरफ होगी चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलें, तो दूसरी तरफ होंगे अमेरिका के महाविनाशक हथियार। अगर चीन ने अमेरिका पर हमला कर दिया, फिर अमेरिका और चीन के बीच ऐसी भीषण जंग होगी जिससे पूरी दुनिया कांप उठेगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।